हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अखिलेश सिंह, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल मोबई पढ़ाना सरोजनगर लखनऊ। बच्चों, जैसा कि सरकार एवं विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जब तक कोरोना महामारी में लॉकडाउन चल रहा है, हम सब लोगों को घर पे ही रह के अपने सारे कार्य निपटाने हैं। आपको घर पर रह के पढ़ना है और मुझे घर से ही आपको वीडियो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपको पढ़ाना है। बच्चों, इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फिजिक्स का लेक्चरर रहा हूँ, मैं आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पढ़ाऊँगा। और ये मेरे जो फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं, ये आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करके यूट्यूब चैनल पे मिशन टॉपर्स 1@gmail.com पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से भी विभाग द्वारा आपको ये उपलब्ध कराए जाएंगे। मेरा विश्वास है कि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको फिजिक्स समझ में आएगी और उससे फीडबैक के लिए जो भी आप क्वेश्चन व्हाट्सएप के थ्रू या ऑनलाइन आप जानना चाहेंगे, आपकी सारी क्वेरीज सेटिस्फाइड की जाएंगी, आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में आपका जो पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको जैसा कि आज 22 अप्रैल 2020 है, लेक्चर नंबर 1 में आपको मैं पहला पार्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश क्या है। सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि वैद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि हर एक पदार्थ, हर एक तत्व परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी बाहरी कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन पे जितना आवेश होता है धन का, उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। आप जानते हैं कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो सारे प्रोटॉन्स का धन आवेश सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऋण आवेश से न्यूट्रलाइज हो जाता है, निरस्त हो जाता है। इसलिए परमाणु पर नेट आवेश 0 होता है। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स विद ईच अदर, तो क्या होता है, ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण ऊष्मा जो उत्पन्न होती है, ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, उससे एक वस्तु के परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु के परमाणुओं में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए हम सोडियम की बात करें तो सोडियम 1123 होता है और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो 11 × 1.6 10⁻⁻19 कूलाम का होगा और इसमें 11 प्रोटॉन होंगे, उन पर इतना ही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम 1224 होता है, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और 12 प्रोटॉन होंगे। तो इसका जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज इसका 0 होगा। नेट चार्ज 0 होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को रगड़ते हैं, व्हेन वी रब सोडियम विद मैग्नीशियम, तो क्या होगा, अगर बाई चांस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके मैग्नीशियम पे चला जाता है, तो या दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सोडियम के साथ में क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन 1735 होता है, इसमें 17 प्रोटॉन होंगे
और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इन दोनों को हम आपस में रगड़ते हैं तो क्या होगा, रगड़ने पर मान लीजिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये क्लोरीन के पास चला जाता है। तो क्या होगा, सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अब रह जाएंगे 10 और प्रोटॉन जो होंगे वो 11 होंगे। अब क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 और प्रोटॉन रहेंगे 17। तो क्या होगा कि देखिए इस केस में 17 प्रोटॉन से 17 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज आएगा, जो कुल आवेश आएगा वो होगा -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ पे क्या होगा, इसका जो नेट चार्ज है ये आ जाएगा प्लस का, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का चार्ज, जो एक प्रोटॉन का चार्ज यहाँ एक्स्ट्रा बचेगा तो इस पे चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो बच्चों ये देख रहे हैं कि इस पे आएगा माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और इस पर आएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण एक वस्तु के परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु के परमाणु में चले जाते हैं। यहाँ पर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके क्लोरीन चला गया, तो आप देख रहे हैं क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो जाने से इस पर जो आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव आ जाएगा। और प्रोटॉन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन खोया है तो सोडियम पर प्लस का आवेश आ जाएगा। तो यहाँ आपको इतना समझना है कि जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु में तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाती है और जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर उस पर धनावेश आ जाता है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो वस्तु इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाती है और उसकी वजह से जितने इलेक्ट्रॉन उस पर पहुंचते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन के बराबर उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो आवेश आता है, धन आवेश या ऋण आवेश, ये इलेक्ट्रॉनों के प्राप्त करने से या इलेक्ट्रॉनों के खोने से आता है। आवेश ऑलवेज, द चार्ज ऑलवेज कम्स बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग electrons. If there is a plenty of electrons, the object will be negatively charged, and if there is a lack of electrons, the object will be positively charged. तो ये आपने समझने की कोशिश की होगी कि किस तरीके से दो वस्तुओं को रगड़ने से उन पर आवेश आता है। अब बच्चों इसमें प्रैक्टिकली देखा जा सकता है कि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती हैं और आवेशित हो जाने के कारण उनका जो व्यवहार है वो एक अलग तरीके का होता है। उदाहरण के लिए अगर हम 2, 3, 4 यहाँ पे पदार्थ लेते हैं, एक तो कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं। तो जैसे सपोज ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ है ये, दिस इज द रॉड ऑफ ग्लास, और इस कांच की छड़ को हमने सपोज करिए कि किससे रगड़ा, इसको रेशम से रगड़ा, सिल्क, रेशम मीन्स सिल्क से इसको रगड़ा है। और दूसरी हमने एवोनाइट की छड़ ले ली, ये जो दूसरी छड़ है ये एवोनाइट की छड़ है, ये है एवोनाइट, और इसको हमने बिल्ली की खाल से, स्किन ऑफ कैट, बिल्ली की खाल से रगड़ा है। तो ये देखा गया है कि अगर हम इस एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर किसी बेस पर धागे से लटका दें, मान लीजिए इस धागे से हमने ये कांच की छड़ को लटका दिया, ये कांच की छड़ है और इसको हमने रेशम से रगड़ के लटका दिया है, और एक बिल्ली की खाल से रगड़ करके एवोनाइट की छड़ को इसके पास लाते हैं, तो ये एवोनाइट की छड़ है। एवोनाइट की छड़ हमने रेक्टेंगल शेप में बनाई, इसको हमने सिलेंड्रिकल शेप में बनाया है, ये इस तरीके से ये एवोनाइट की छड़ है। तो ये देखते हैं कि अगर कांच की छड़ को धागे से लटका के उसके पास एवोनाइट की छड़ को लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करती हैं। इसी तरीके से अगर हम कांच की छड़ को लटका करके कांच की छड़ के पास लाएं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कांच की छड़ है
और इसके पास हम दूसरी कांच की छड़ लाते हैं, दिस इज द रॉड ऑफ ग्लास, ये भी कांच की छड़ है और ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की है, दिस इज द रॉड ऑफ ग्लास, दिस इज आल्सो रॉड ऑफ ग्लास, और ये दोनों कांच की छड़ है। रेशम से रगड़ के हम एक को धागे से लटकाते हैं, दूसरे को हाथ से पकड़ के लाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाती है, प्रतिकर्षित करती हैं, तो लटकी हुई कांच की छड़ दूर भागने लगती है। इसका मतलब कि इसमें प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए बच्चों, उसी कांच की छड़ से अगर हम एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के उसके पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अगर हम उसी कांच की छड़ से अगर दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के उसके पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब कि इस एवोनाइट की छड़ में किसी अलग तरीके के चार्ज है और इस कांच की छड़ में किसी और तरीके के चार्ज है। इससे ये क्लियर होता है कि ये चार्ज दो तरीके का होता है, एक ऐसा चार्ज जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पे आता है, और एक ऐसा चार्ज जो एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से विद स्किन ऑफ कैट से एवोनाइट की छड़ को अगर हम रब करते हैं तो उसमें दूसरे तरीके का आवेश आता है। बच्चों, ये माना गया है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है और रेशम में चले जाते हैं, इसलिए कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसलिए वो ऋणावेशित हो जाती है। तो ये माना जाता है कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश जो कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पे आता है, और एक ऋण आवेश जो कि बिल्ली की खाल से एवोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर आता है। दूसरे आप ये देख रहे हैं कि जब दोनों समान आवेश होते हैं, जैसे ये कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, इन पे समान आवेश है तो ये प्रतिकर्षित करते हैं, और ये कांच की छड़ को एवोनाइट से रगड़ते हैं तो इनमें अलग अलग तरीके के आवेश हैं। कांच की छड़ पर धन आवेश, एवोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश है, तो ये दोनों आकर्षित करते हैं। इसका मतलब विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है और समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ऑलवेज एंड द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। सो दिस इज द clear theory by which we can explain how the objects are charged and there are how many types of charges. तो ये बच्चों क्लियर हो गया होगा कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, इसलिए एक वस्तु जो जिसमें से निकल जाते हैं वो धनावेशित हो जाती है, जिसमें चले जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। और दूसरे आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश जो है समान आवेशों में आकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। इसको बच्चों आपने समझने की कोशिश की होगी। तो ये जो हमने आपको समझाया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, इसको हम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग कहते हैं। और जब ये वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुएं आवेशित हो गई हैं, ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड। तो जब वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, यानी उनमें आवेश आ जाता है या आवेश इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं कि वो आवेशित हो गई। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल और भी है समझाने का कि हम जब प्लास्टिक के पेन को या प्लास्टिक के कंघे को अपनी बालों से रगड़कर जब हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों या तिनकों के पास लाते हैं तो ये देखा गया है कि कागज के टुकड़े या तिनके उससे स्टिक कर जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं। ठीक है, व्हेन वी ब्रिंग एनी कम और प्लास्टिक पेन आफ्टर रबिंग विद आवर हेयर्स, देन दीज प्लास्टिक पेन और कम हैज द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द straw or small pieces of papers, then it is clear that the pen or comb after rubbing is electrified. ये आवेशित हो गया है, और जब ये आवेशित हो गया तो इस पर आवेश आ गया है। इसी घटना को हम कहते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई है। तो बच्चों आपने समझा होगा, यहाँ पास 3-4 पॉइंट हैं। सबसे पहले तो किस तरीके से क्या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश क्या है। तो आवेश का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं या इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो ये तो क्लियर है, समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन आ गए इसलिए वस्तु ऋणावेशित हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं
तो वस्तु धनावेशित हो गई है। ये एक कंसेप्ट है, इसको हमें अपने दिमाग में इस तरीके सेट करना होगा कि जिस तरीके से समाज से कोई गंदा आदमी चला जाए तो समाज अच्छा हो जाता है, ऐसे ही अगर किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। ये एक कंसेप्ट है, ये एक अवधारणा है, इसको हमें मानना होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, वो आ गए इसलिए वस्तु आवेशित होती है। तो बच्चों इसी क्रम में हम आपको आगे बताएंगे कि ये जो आवेश होता है, दो वस्तुओं पर अगर आवेश आ जाता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती हैं। इनके बीच में बल लगने लगता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो इस आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। और वैद्युत बल के बारे में बिल्कुल क्लियर मत जो है, एक वैज्ञानिक हुआ है कूलाम, उसने प्रैक्टिकल्स करके अपना एक नियम दिया है जिसको कूलाम्स लॉ या कूलाम का नियम कहते हैं। ये दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए होता है। इसको बच्चों हम नेक्स्ट हेडिंग में आपको क्लियर करने जा रहे हैं। तो बच्चों आपको हम दूसरी वीडियो में कूलाम्स लॉ के बारे में समझाएंगे, जिसको आप समझेंगे।